फर्स्ट ऑफ ऑल इलियट के बारे में एक इंफॉर्मेशन जो थी वो मैं आपको देने भूल गया था, और वो ये थी कि इसको नोबेल प्राइज़ इसको मिला है, या शायद मैंने बता दिया हो आपको। तो इसको एक नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है, वो भी आपने जो है ना वो नोट करना है। और पीएचडी का मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिया था कि इसने जो फाइनल वाइवा होता है पीएचडी का, वो इसने उसमें अपीयर ही नहीं हुआ था, और जिसकी वजह से इसको वो नहीं दिया गया, यानी कि जो पीएचडी की जो डिग्री है वो इसको नहीं मिली थी। ठीक है जी। ये इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसे नोबेल नोबेल प्राइज़ मिला। अच्छा, जिसको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है उसको नोबेल लॉरिएट भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ज़हन में रखना है। ये ना हो कि आपसे सवाल पूछें कि किस ईयर में ये नोबेल लॉरिएट हुआ था और आप कहें कि नोबेल लॉरिएट क्या होता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी। और वो इसे मिला था 1948 में। ठीक है, और नोबेल प्राइज़। अच्छा, इसको नोबेल प्राइज़ नहीं कहना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये उर्दू में लिख देते हैं, लेकिन असल में ये नोबेल प्राइज़ होता है। ठीक है, 1948। ये ज़रा अपने नोट्स में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे राइटर्स आएंगे आगे आगे जिस तरह हम चलते रहेंगे, इन सब राइटर्स के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा एक और काम भी हो रहा है। वो क्या है कि इनके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना चीज़ें हैं जो अब होंगी। और तीसरी चीज़, पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, और पॉलिटिक्स को वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जिस तरह का ये एग्ज़ाम है, इसमें उनकी पॉलिटिक्स समझना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, यानी कि लाजिम नहीं है। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड, हमें या वैसे ही एक नॉलेज की ब्रेड्थ के लिए थोड़ी सी हमें ज़रा पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रोज राइटर्स के अंदर हमने एक राइटर देखा था देखना है, यानी कि गुलिवर्स ट्रैवल्स हमने देख लिया था। बटन रसल अभी हम आगे जाके देखेंगे, वो फिलोसफर्स के अंदर यानी कि उसको हम शुमार करेंगे, और जब एल्बर्ट कैम्यू और इन सब का जिक्र होगा, बटन रसल को भी तभी डिस्कस कर लेंगे। एक राइटर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है एडवर्ड सईद। और एडवर्ड सईद जो है ये इसने जो बुक लिखी थी जो बड़ी मशहूर हुई, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, और उसका इंट्रोडक्शन आपके कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। पोस्ट कॉलोनियल को लेकिन मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न नावल पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न नावल के अंदर जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, और जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, और उसके अलावा ट्वाइलाइट इन दिल्ली है, ये तीनों रिलेटेड हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म से। ठीक है, और उसके अलावा जो पोइट्री है पार्ट 2 की, जिसपे शीमा सीनी है, वो भी इंक्लूडेड, वो भी इसके साथ ही इन्वॉल्व है। कलोनियलिज्म का जो थीम है वो सारा वहाँ पे बड़ा रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को नहीं छेड़ा। और फ्रांसिस बेकन को जितना हमने कर लिया था उसके बारे में मेरा ख्याल है वो काफ़ी है। और उसके एसेज जो हैं, अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए किसी ने, तो उसके एसेज आप चंद एक जो हैं वो पढ़ लें। ठीक है, और चंद एक एसेज यानी कि जो फ़र्ज़ करें आप पढ़ लें, ऑफ स्टडीज़ पढ़ लें, ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है। इसके अलावा ऑफ ग्रेट प्लेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे साथ साथ। ऑफ ग्रेट प्लेस और ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा कोटेशंस वगैरह जो है ना आती हैं। ऑफ डेथ, और ये एसेस छोटे हैं, ज़्यादा बड़े एसेस नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे एसेस हैं, तो आप इनको सबको पढ़ सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जब आपके पास टाइम भी है तो आप इनको और इसको लिटरेरी जो टेस्ट है उसके लिए भी आपको पढ़ना चाहिए, ज़रा डेवलप हो जाता है, लिटरेरी टेस्ट डेवलप हो जाता है आपका। अच्छा, और उसके बाद शीमा सीनी का जो इसके अंदर रीड्रेस ऑफ पोएट्री है, वो भी हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो शीमा सीनी को भी बाद में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो मैं छोड़ रहा हूँ, इट इज़ फॉर अ रीज़न। ये नहीं है कि मैं भूल गया हूँ, ये सारा कुछ एक रीज़न की वजह से मैं इसको छोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अमेरिकन लिटरेचर। जो मैंने आपको कहा था कि आज हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो अमेरिकन लिटरेचर पे होगा। अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जैसा पहले आम तौर पे समझा जाता है, और जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं या कन्वेंशनल टीचर्स या ओल्ड स्कूल टीचर्स हैं, वो ये समझते थे और कहा भी करते थे, शायद आपने भी किसी सुना हो, कि अमेरिकन लिटरेचर इज़ नॉट रियल लिटरेचर। रियल लिटरेचर जो है वो तो इंग्लिश लिटरेचर है। अमेरिकन जो हैं वो उनके खिलाफ बड़े चार्जेस लगाए जाते थे कि जी वो
उनको समझ लिया जाता है जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट है बिल्कुल वैसे ही ये जो लोग हैं, राइटर्स भी उनके वैसे ही हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। और अमेरिकन जो राइटर्स हैं इनके अंदर पॉलिटिक्स आपको नजर आएगी, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ही वेल सीजन्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि बिल्कुल इमेच्योर पॉलिटिक्स, इस तरह नहीं होगा। दे आर सीजन्ड इन देयर पॉलिटिकल थिंकिंग। और उसकी वजह क्या है कि उनकी जो सोसाइटी है उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है। और डिफरेंट अंदाज से जो वाइट्स हैं, अमेरिकन वाइट पीपल हैं, उनके एक अलग प्रॉब्लम्स हैं। जो अमेरिकन ब्लैक पीपल हैं उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो एफ्रो अमेरिकन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। और इसी तरह अब तो डायस्पोरा जो है, यानी कि पाकिस्तान से या इंडिया से जाके लोग वहाँ पे सेटल हो गए हैं, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। और वो तो बहरहाल एक डायस्पोरा लिटरेचर जो है वो तो बिल्कुल ही जॉनरा ही एक डिफरेंट बनता जा रहा है। तो अमेरिकन लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, इसमें दोनों तरह के हमें लोग नजर आएंगे। जो एक तो अमेरिकन ड्रीम से जो डिस्ट्रॉयड हैं या प्रॉब्लमेटिक जो उसमें है अमेरिकन ड्रीम के अंदर, और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। कुछ जो है वो अमेरिका के अंदर जो वायलेंस थी किसी ज़माने में उसको डिस्कस कर रहे हैं। टॉनी मॉरिसन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये एफ्रो अमेरिकन को डिस्कस कर रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त राइटर है ये भी। तो स्टार्ट हम लेते हैं मेरा ख्याल है ड्रामाज से। और ड्रामाज के अंदर जो सबसे पहले हम करते हैं वो है यूजीन ओनील। और यूजीन ओनील का ड्रामा जो कोर्स में है वो है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। ठीक हो गया जी। अब यूजीन ओनील की तरफ हम चलते हैं, और इसके टाइम पीरियड्स मैं आपको लिख देता हूँ। ये पुराने यानी कि विक्टोरियन एज जब इंग्लैंड की चल रही थी उस दौर का ये बंदा है, यूजीन ओनील। और 1888 से 53 तक इसकी 1953, ठीक है जी, ये इसकी टाइम पीरियड। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। वो ये कि चार्ली चैपलिन का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, यकीनन सब ने सुना होगा, जो एक साइलेंट मूवीज का एक्टर है। यूजीन ओनील की जो बेटी थी उसने चार्ली चैपलिन से शादी कर ली, और इस बात पे यूजीन ओनील जो था अपनी बेटी से बड़ा नाराज हुआ और उसने उससे कता ताल्लुकी कर ली, ठीक है। हालांकि खुद ड्रामाटिस्ट है, लेकिन एक मूवी एक्टर से जब उसने शादी की है चार्ली चैपलिन से, तो इससे कबूल नहीं हुआ और इसने जो ना अपनी बेटी से कतई ताल्लुक कर लिया, ठीक है। और ये अमेरिकन है, ये भी ज़हन में रखें, अमेरिकन है, ठीक है। जिनकी हम मिसालें देते हैं ना कि वो सोसाइटी बहुत फ्री सोसाइटी है और ऐसा है और वैसा है, तो उधर भी जो ट्रेडिशनलिस्ट थे वो ऐसे ही थे। वो ये चीज़ें कबूल नहीं करते कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके परमिशन के बगैर अपने जो ना फैसले करते रहे। तो वहाँ पे भी कंजर्वेटिव्स और या ट्रेडिशनल अगर आप उनको देखें तो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, तो वो इस तरह के नहीं हैं जिस तरह के हमें मूवीज़ वगैरह में दिखाए जाते हैं, ठीक है। मूवीज़ के अंदर जो दिखाया जाता है ना, जिस तरह हमारी मूवीज़ के अंदर जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, वो रियलिटी कुछ और होती है। बहुत कम मूवीज़ हैं जिनके अंदर रियलिटीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है, और वो मूवीज़ कभी हिट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनमें रियलिटी होती है। और इंसान के अंदर एक अजीब सी एक ख्वाहिश होती है कि इंसान उन चीज़ों को देखना चाहता है जो उसके ड्रीम्स में हो, जो उसकी ख्वाहिश विशेज़ हो, ठीक है। इंसान उन चीज़ों को पसंद करता है, उनको देख के खुश होता है जो वो सुनना चाह रहे होते हैं और देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है। आपको कोई टीचर या कोई बंदा ऐसा पसंद नहीं आएगा जो आपको रियलिटीज़ दिखा रहा हो, ठीक है। आपको वही अच्छा लगेगा जो आपको वही कह रहा है जो आप सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप किसी भी आप पे अप्लाई कर लें, जो कंज्यूमरशिप है उस पर अप्लाई कर लें, जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं और सारा कुछ है। तो अगर आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं, कोई फ़र्ज़ करें कॉस्मेटिक की चीज़ है, तो कोई आपको ये नहीं बताएगा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी किसी ने बताया आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं लेकिन बताएगा आपको। वो सारे आपको ये बताएंगे कि ये कितनी देर रह सकता है, और ये मेकअप जो है वो कितनी देर रह सकता है, और क्या सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी तरह उसके अलावा आप गाइड बुक्स देख लें, जो अभी आप देख रहे होंगे, तो हर गाइड बुक के शुरू में क्या लिखा हुआ है, वो उसका जो प्रेफेस है उसके ऊपर लिखा होगा कि ये जनाब किताब
ऐसी है कि इसे पढ़ के बड़े लाखों लेक्चरर बनते हैं और ये होता है वो होता है, लेकिन उसमें कहीं लिखा हुआ है इसके अंदर आंसर कुछ कुछ गलत है, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा होगा। और ये भी नहीं लिखा होगा कि ये किताब सारी चीज़ों को के ऊपर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। तो आप क्योंकि सुनना चाह रहे होते हैं, ये बिल्कुल वही बात है जो आपने एकेडमी के इश्तिहार पढ़े होंगे, 90 डेज में एफएससी कर लें, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही बात है। अब हर बच्चा जो है वो समझ चाह रहा होता है कि फेल होना भूल जाएं और 90 डेज में एफएससी, ये सारे ख्वाब होते हैं और यही जब सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पे वाकई कुछ होगा। तो ये टैक्टिक्स हैं। तो बहरहाल मूवीज की हम जब बात कर रहे थे, मूवीज के अंदर ऐसा नहीं है 10 दिन में सीएसएस नहीं, ये बहुत बड़ा जोक है, 10 दिन में सीएसएस नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही बड़ा जोक है। 10 दिन में तो आपको मैं बताऊं, उसका कोर्स को सिर्फ आप समझना, जो उसकी ओरिएंटेशन है वो भी 10 डेज में, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, टीचर्स तो बता सकते हैं 3 आवर्स में बता देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें हमने कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो 10 दिन में तो सब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं होते बंदे के। खैर, हम चलते हैं अब जरा यूजीन ओनील की तरफ दोबारा। तो यूजीन ओनील जो है, ये आप इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा डिफरेंट किस्म का राइटर है। ये तो ज़्यादा ही थोड़ा सा हो गया। खैर, अच्छा, यूजीन ओनील की हम बात कर रहे थे, उस पर ज़रा दोबारा चलते हैं। ये न्यूयॉर्कर है यूजीन ओनील जो है, ठीक है। और लेकिन इसकी डेथ जो है वो बाद में ये मैसाचुसेट्स चला गया, यानी कि दूसरी और वहाँ पे बॉस्टन के अंदर रहा ये, और वहीं पे इसकी जो है वो डेथ भी हुई। और इसका जो नोबेल प्राइज सॉरी जो मिला था लिटरेचर का, वो 1936 में मिला है, ठीक है। इसे नोबेल प्राइज मिला है 1936। और जो इसका मास्टरपीस जो ड्रामा है वो है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, और इट इज़ अ मस्ट रीड, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। अगर आपने अमेरिकन ड्रीम को और अमेरिकन जो लाइफस्टाइल है उसको समझना है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है, कि क्या अमेरिकन ड्रीम है क्या, और किस तरह जो लोग हैं जो उनके कैसे उनके इंसान को डिस्ट्रॉय कर रहा है, टाइम डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये जो हमारी विशेस हैं और जो भी सारा कुछ इंसान अफ्लुएंस है अमेरिकन ड्रीम के ऊपर, सारा इसने बना हुआ लिखे हुए हैं चीज़ें। तो ये मस्ट रीड है, यानी कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप अमेरिकन लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको वो एक है ग्रेट गैट्सबी, वो पढ़ा है आप में से किसी ने, द ग्रेट गैट्सबी? उसके ऊपर फिल्म भी है और वो नॉवल भी है बिल्कुल बारीक सा, तो उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा ग्रेट गैट्सबी। उसके अंदर में अमेरिकन ड्रीम का और अमेरिकन सोसाइटी को अगर आपने समझना है तो उसके ज़रिए समझना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा नॉवल है और मूवी भी उसकी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है। समरी इज़ नथिंग। अगर आपने अमेरिकन लिटरेचर को समझना है तो समरी से बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि इसकी समरी डिफ़िकल्ट होगी और इसकी ओरिजिनल स्टोरी आसान होगी, ठीक है। और एक और बात भी बता दूं आपको कि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये लंबे लंबी चीज़ें नहीं लिखते जिस तरह पुराने नॉवलिस्ट थे और पुराने जो राइटर्स थे वो लंबी चीज़ें लिखते थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं करते, बहुत शॉर्ट स्पेस के अंदर बहुत गहरी चीज़ें ये करते हैं, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट प्ले मैंने बता दिया आपको कि इसका लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है, और ये मस्ट रीड है। व्हाट एग्जैक्टली अमेरिकन ड्रीम इज? यस, गुड क्वेश्चन। अमेरिकन ड्रीम जो है ये है अफ्लुएंस, अफ्लुएंस पैसे की रेल पे, ठीक है, ये अमेरिकन ड्रीम है। ऐसी खुशहाली जिसका जिसके अंदर आप पुरसुकून हो जाए, आपको सुकून मिल जाए, और सक्सेस का एक ये इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक बंदा जो है वो जैसे एक जंगल में गया है, he enters empty handed and he comes back with his pockets full of gold, ठीक है। अमेरिका के अंदर यही सब कुछ चल रहा था कि यहाँ से लोग जो ब्रिटेन से अमेरिका जा रहे थे वो सारे वहाँ जाके अमीर होते जा रहे हैं, मालो दौलत कमा रहे हैं, और ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और फिर अमेरिका के अंदर जो कैपिटलिज्म है, सबसे पहले तो अमेरिका में ही शुरू हुई है ना कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म में जो सबसे बड़ी चीज़ इन्वॉल्व होती है वो है कैपिटल, यानी कि आपके पास सरमाया हो।
सरमायादाराना निज़ाम। और सरमाए को आपने क्या करना है, क्यों आप सरमाया इकट्ठा करना चाहते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा पुरानी अगर दौर में चले जाए ना, तो सरमाया हर बंदा इकट्ठा करना नहीं चाहता था, ये चंद एक लोग होते थे और बड़ा इसको नेगेटिव समझा जाता था कि कोई बंदा जो है वो मालो दौलत इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर करके रख रहा है, ठीक है, बैंक बैलेंस इकट्ठे कर रहा है और ये सारा कुछ अमेरिकन ड्रीम है असल में, कि आपके पास जितना पैसा होगा आप उतने खुशहाल होंगे और उतना आपका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। लेकिन ये इस ख्वाब की ताबीर जो है वो ये नहीं है, ठीक है। और होता क्या है एंड पे, डिप्रेशन और ये सारा कुछ। जो ग्रेट गैट्सबी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ग्रेट गैट्सबी जो है वो एक बहुत ही कामयाब तरीन इंसान है, उसको पता नहीं है उसको कितने पैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो चाहता है जिंदगी में, जो उसके जो चाहता था वो उसको नहीं मिल सका। तो एक खातून से उसे मोहब्बत होती है और वो उससे जब शादी करना चाहता है तो उसके पास तब इतने पैसे नहीं होते, वो गरीब इंसान होता है तब, और उसकी शादी नहीं होती और वो किसी और से शादी कर लेती है जो उस वक्त एक अमीर बंदा है, या इतना अमीर तो नहीं है लेकिन अमीर है बहरहाल। तो फिर गैट्सबी जो है वो फिर अमीर होना शुरू करता है और इतना अमीर हो जाता है वो कि जहाँ पे उसकी बिलवेड का घर होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट अक्रॉस सी चैनल या अक्रॉस अ रिवर वो अपना घर बनाता है और अपने घर पे वो एक लाइट लगाता है ग्रीन कलर की, और वो लाइट रात को जला देता है और वो सीधी लाइट जो है वो उसकी बिलवेड के घर जाती है। तो और गैट्सबी जो है वो बज़ाहिर बड़ा लगता है कि बड़ा खुश बंदा है, हर रोज़ पार्टी, हर वीकेंड पे पार्टी कर रहा होता है और उसकी पार्टी में सारी बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं, लेकिन गैट्सबी अंदर से बहुत ही जो है ना वो एक वीक क्रीचर आप समझ लें, या अंदर से वो टूटा हुआ इंसान होता है। वो यही चाह रहा होता है कि किसी तरह उसको, लेकिन इस रायगानी का एहसास ज़रूर होता है कि आई एम नेवर गोइंग टू मीट हर अगेन। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको पढ़ने वाली चीज़ है, यानी कि पैसे से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता, ये उसने एक तरह से बताने की कोशिश की है। तो जी ये था अमेरिकन ड्रीम। अच्छा, अब ये इसका और जो ड्रामाज हैं, यूजीन ओनील की तरफ वापस आते हैं। जो बड़े इंपॉर्टेंट इसके वर्क्स हैं, बियॉन्ड द होराइजन, ये मैं लिख देता हूँ, बियॉन्ड द होराइजन, एना क्रिस्टी और द आइसमैन कम्स। ये बड़े ज़बरदस्त हैं इसके ड्रामाज, ठीक है, और ये इसके सारे तकरीबन ड्रामाज जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, एना क्रिस्टी और द आइसमैन कम्स। और हमारे कोर्स में जो इसका है वो है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। मॉर्निंग यानी कि मातम, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ठीक है, ये हमारे कोर्स में। अच्छा जी, अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट करते हैं कि ये मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है ये किसके ऊपर लिखा गया। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इसने डिज़ाइन किया है ग्रीक मॉडल पे। ग्रीक मॉडल क्या था, यानी कि ग्रीक्स जो ड्रामा लिखते थे वो ट्रिलॉजी की फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। मतलब कि 3 ड्रामाज जो हैं वो अलग से भी हर ड्रामा उसकी एक वर्थ होती है, लेकिन उनका एक सीरीज बनाई होती है जिस तरह, ठीक है जी। तो वो सीरीज इसने एक तरह से बनाई है और 3 ड्रामाज हैं। नंबर 1 होम कमिंग, और फिर है द हंटेड, और फिर लास्ट वन द हॉन्टेड, ठीक है। ये 3 इसके नाम है, सॉरी 3 ड्रामाज हैं जो इस ट्रिलॉजी के अंदर मौजूद है, ठीक है। द होम कमिंग और द हंटेड एंड द हॉन्टेड। कोर्स में सिर्फ होम कमिंग है, इसका एक पोर्शन जो है वो उसने रखा है। अच्छा, ये इसने किसके ऊपर ड्रामा जो है वो किस ड्रामा के ऊपर इसने अपना सेट किया है, यानी कि जो कौन सा ग्रीक मॉडल था। एक तो ये ग्रीक मॉडल है ना कि उसने हाँ जी, ओरेस्टिया। एक तो ग्रीक मॉडल ये है ना कि उसने ट्रिलॉजी रखी है, लेकिन कौन सा ड्रामा है जिसको उसने फोकस किया तो वो है ओरेस्टिया, और ये लिखा है एस्किलस ने। और एस्किलस ने जो ग्रीक्स थे उनका एक कॉन्सेप्ट था कि एक दफ़ा जब वायलेंस स्टार्ट हो जाए, या एक दफ़ा आप इसको वायलेंस से आप इसको ये ले आए कि ईवल सर्कल जब स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ईवल सर्कल कब ख़त्म होता है, जब तक कि पूरा सर्कल हो ना जाए। मतलब कि उसका एक सर्कल है ईवल का, एक व्हील की तरह है, और जब तक सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं वो उससे हर्ट ना हो जाएं और
मर खप ना जाएं या उनके साथ कुछ उनका कोई नतीजा ना निकला है, तब तक वो सर्कल ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है और इसीलिए वो ट्रिलॉजी के अंदर फिर वो सीरीज दिखाते थे कि आगे उसके साथ क्या हुआ, आगे उसके साथ क्या हुआ। एस्किलस का जो ड्रामा ओरेस्टिया है बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और ये किस पे है, एगामेमनॉन के ऊपर है। ठीक है, एगामेमनॉन एक किंग है। आपने अगर ट्रॉय मूवी देखी हो तो उसके अंदर भी आपको पता होगा कि एगामेमनॉन कौन है। स्टोरी जरा इसकी बड़ी ब्रॉड है, लेकिन मैं आपको मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने ये ड्रामा नहीं पढ़ा हुआ और एगामेमनॉन का जो ओरेस्टिया है वो भी शायद नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। एगामेमनॉन जो है और मेनेलस ये दो भाई हैं। ठीक है, एगामेमनॉन और मेनेलस ये दो भाई हैं और इन दो लोगों की, मेनेलस और एगामेमनॉन की लड़ाई थी ट्रॉय से। ठीक है, ट्रॉय एक ऐसा सिटी था, ग्रीक स्टेट थी जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा था किसी के, यानी कि वो बहुत अच्छे वॉरियर्स थे और जो उनको हेड कर रहा है वो कौन है, जो उनका बड़ा वॉरियर है वो है हेक्टर। ठीक है, और होमर जो है उसने हेक्टर के ऊपर भी लिखा है, जो होमर पोएट है उसने हेक्टर की भी स्टोरी लिखी है, एक्िलीज की भी लिखी है और इसी तरह उसने यूलिसिस की भी, और या उसकी यूलिसिस है उसके अंदर उसने बड़ी स्टोरीज लिखी हैं। तो इनकी लड़ाई हुई ट्रॉय के साथ और बड़ा अरसा लड़ाई होती रही, लेकिन एट द एंड इन्होंने ये इरादा किया कि जी हम अब लड़ाई नहीं करेंगे और हम अपनी जो है ना सुलह सफाई से रहेंगे। अब जिस दिन इन्होंने ये इरादा किया, उन्होंने कहा जी हम एक पार्टी करते हैं। पार्टी के अंदर इन्होंने हेक्टर को बुलाया, पेरिस को बुलाया और ये जनाब पार्टी चल रही थी। हेक्टर का छोटा भाई है वो पेरिस, और इनको जब बुलाया और पार्टी चल रही थी तो किंग मेनेलस की जो वाइफ थी हेलन, ठीक है, उस हेलन को और पेरिस को, इनको लव एट फर्स्ट साइट वाला इनका सीन हुआ और दोनों की मोहब्बत हो गई। अब पेरिस ने जब वापस जाने लगा तो हेलन उसके साथ ही भाग गई। अब जो लड़ाई इनकी खत्म हो रही थी वो लड़ाई दोबारा, अब इनकी ऑनर की फाइट जो है वो शुरू हो गई। मेनेलस ने तो कहा कि मैंने नहीं लड़ाई करनी, लेकिन एगामेमनॉन ने कहा, इसके दिल में पहले ही था कि हम इसके साथ फाइट करें, और इसने कहा कि हम फाइट जरूर करेंगे। ठीक है, और इनको हम अटैक करेंगे। अब इन्होंने 1000 कश्तियों का एक फ्लीट तैयार किया कि हमने जाके अटैक करना है ट्रॉय पे। और वो जो सारी जंग है उसका एक अलग स्टोरी है कि वो किस तरह इन्होंने ट्रॉय पे कब्जा किया था, और ट्रोजन हॉर्स वाली सारी स्टोरी है। अच्छा, अब जब ये इन्होंने शिप्स जब स्टार्ट अपनी शुरू करना था, अपना सफर शुरू करना था, तो टाइड नहीं आ रही थी और इन्होंने अपने मंक्स से, जो इनके प्रीस्ट वगैरह थे, उनसे पूछा तो पता लगा कि जी आपने जो वाटर गॉडेस है उसको नाराज किया हुआ है। ठीक है, और वाटर गॉडेस आपसे अब क्या मांग रही है कि एगामेमनॉन अपनी बेटी इलेक्ट्रा को कुर्बान करे या किसी भी अपनी बेटी का जो है ना खून बहाए, और उसके बाद हम इसको जो है ना वो मानेंगे। ठीक है जी, इफिजीनिया और इलेक्ट्रा दो बेटियां इसकी। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये इफिजीनिया को ही कुर्बान करता है। हाँ जी, इफिजीनिया को ये अपनी एक बेटी को बहरहाल कुर्बान कर, ये आप जरा दोबारा देख लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रही है नाम में। तो इफिजीनिया को ये कुर्बान करता है, इनके ज़िबा कर देता है, और उसका खून जब समुद्र में गिरता है तो उसके बाद टाइड आती है और वो जो है ना कश्ती शुरू हो जाती है, कश्तियाँ इनकी चल पड़ती हैं। अच्छा, अब जो इसकी वाइफ है क्लाइटेमेनिस्ट्रा, जी इफिजीनिया ही है, हाँ जी, क्लाइटेमेनिस्ट्रा इसकी वाइफ है। और क्लाइटेमेनिस्ट्रा जो है वो क्या करती है, वो अपने दिल में उसके बड़ा गम और गुस्सा है कि इसने मेरी बेटी को क्यों कत्ल किया अपनी जंग के लिए। और अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो सी गॉडेस इनसे नाराज है, वो क्यों नाराज है, वो भी एक बड़ी जो है ना वो स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि सी गॉडेस को जो है ना वो किसी एक बंदे ने देखा और वो उससे मोहब्बत में मुब्तला हो गया, और सी गॉडेस जो है वो नाराज हुई इस बात से कि इसने मुझे देखा क्यों है, तो उसने उसको हिरन बना दिया। ठीक है, लेकिन वो हिरन जो था वो इसका बड़ा फेवरेट था, वो सी गॉडेस का। ठीक है, और फिर एगामेमनॉन एक दिन ऐसे ही शिकार करना निकला हुआ था, इसने उस हिरन को मार दिया था। ठीक है, उसको नहीं पता था कि वो हिरन कौन सा है। तो जी, killed a hare and an unborn child. नहीं नहीं नहीं, he killed a stag that was favorite of the sea goddess. अच्छा, वो इसने जो है ना मारा था। अच्छा, बहरहाल तो वो एक अलग स्टोरी है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये एगामेमनॉन जब जाते हैं ट्रॉय में, इनकी वॉर होती है और 10 साल की जंग लगती है, और 10 साल के बाद ये बहरहाल फतेहयाब होकर वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो आते साथ ही क्लाइटेमेनेस्ट्रा इसे कहती है कि जी आप आए
और अपने जो है ना पाँव धोए और ये इतने सफ़र किया है, तो बाथ उसका जो बाथ्स थे ग्रीक बाथ्स वो अच्छे खासे बड़े, उनका एक अलग ही स्टाइल है। तो उधर इसे लेके जाती है और वहाँ पे उसने एक नेट बिछाया होता है और जैसे ही ये टब में एंटर होता है वहाँ पे नेट होता है और नेट में काबू करके एक क्लैटेमिनिस्ट्रा ने एक जो बंदा है एगस्थियस उसका नाम है, एजस्थियस भी उसे कहते हैं, एजिस्थियस क्या उसका नाम है, ये ग्रीक नेम्स वगैरह इस तरह ही होते हैं। तो वो आता है और आके वो इसे कत्ल कर देता है, ठीक है। और एगस्थियस की भी इससे पुरानी दुश्मनी है एगामेमनॉन से, बल्कि एगामेमनॉन के बाप से, तो इनकी अलग दुश्मनी है। हाँ जी, कजन है वो, इसका एगामेमनॉन का कजन है वो। और इनकी दुश्मनी इसके बाप से थी, ठीक है। इसके बाप ने जो है ना वो किया क्या था, उसने एगस्थियस को उसके बच्चे ज़िबा करके खिला दिए थे, ठीक है। उसके बच्चों को ज़िबा किया और उसकी दावत की, और दावत पे जब वो आया तो उसने खाना खिलाया। उसने कहा जी हाँ जी कैसा लगा, उसने कहा जी बहुत मज़ेदार था। उसने कहा ये आपके बच्चे थे, और उसने सर ला के सामने रख दिया, ठीक है। तो ये इतना जुल्म उसने किया था। तो ये असल में वो जना शुरू हुआ था तब से, और ये सारा सिलसिला चल रहा था। बहरहाल वो इसे मार देता है, एगस्टिस जो है वो कज़न है इसका, वो इसे मार देता है। और उसके बाद क्लैटेमिनिस्ट्रा की जो बेटी है इलेक्ट्रा, उसको बड़ा इस बात पे गुस्सा आता है कि इसने ऐसा क्यों किया, और ओरेस्टिया जो उसका बेटा है उसको भी गुस्सा आता है कि इसने ऐसा क्यों किया हमारी माँ ने। और इलेक्ट्रा जो है वो अपने भाई, वो उसका भाई वैसे भाग जाता है, वो रेस्टिस जो है वो भाग जाता है। और इलेक्ट्रा ने, यानी कि जब बिल्कुल छोटा था वो तभी चला गया था कहीं, क्योंकि इनको पता था कि शायद ये मार देंगे। तो इलेक्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो भी यहीं से निकला, इसी इलेक्ट्रा से निकला। तो इलेक्ट्रा अपनी फादर की मोहब्बत में अपनी माँ के खिलाफ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ओरेस्टिया जो है, ओरेस्टिस, सॉरी ओरेस्टिया नहीं ओरेस्टिस उसका नाम है। तो ओरेस्टिस आता है और वो आके अपनी माँ को मार देता है। और उसके बाद जो उसने क्राइम किया है अपनी माँ को मारने वाला, ये गॉडेस अर्थ के खिलाफ उसका क्राइम है। और उसके बाद एक नया स्टोरी जो है शुरू होती है। बहरहाल वो सारी एक अलग बात है। अब हम आते हैं इसके ऊपर जो यूजीन ओनील ने लिखा है। इसने क्या दिखाया है, इसने एक ब्रिगेडियर दिखाया है एजरा मैनन के नाम से। और एजरा मैनन की जो वाइफ है वो क्लैटेमिनिस्ट्रा नहीं है, वो क्रिस्टीन है यहाँ पे, ठीक है। और इनकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। लेविनिया इसकी बेटी है एजरा मैनन की, और क्रिस्टीन की इनकी बेटी है लेविनिया। और एक कैप्टन एडम ब्रांट है जो कि जिसकी मदर को मारा था, बल्कि मारा तो नहीं था। एडम ब्रांट जो है वो असल में इसका भतीजा है एजरा मैनन का। एजरा मैनन का एक भाई था, एजरा मैनन का एक भाई था डेविड। और उस डेविड को एक नर्स से मोहब्बत हो गई और उसने उससे शादी कर ली। और जब शादी की तो उसके वालिद ने उसे आग कर दिया, ठीक है। उसे कहा कि भाई तुम निकलो। अब हुआ ये कि उसकी जो डेविड जो है वो जब मर गया, और उसके बाद उसकी वाइफ जो थी एक दफ़ा वो बड़ी शदीद बीमार थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी। और एडम ब्रांट इसके पास आया था, बल्कि वो खुद आई थी इसे पैसे लेने कि हमें कुछ हमारी हेल्प की जाए और हमें कोई सपोर्ट किया जाए, लेकिन उसने नहीं किया और उसकी माँ मर गई। अब एडम ब्रांट ने सोचा हुआ था कि मैं इससे बदला लूंगा, ठीक है, एजरा मैनन से। और वो बदला लेने के लिए वो क्रिस्टीन के साथ जो है ना वो कोलैबोरेट करता है और एजरा मैनन को मार देते हैं। और लेविनिया को पता लग जाता है कि इन्होंने मेरे बाप को मारा है। और लेविनिया को ये भी पता है कि इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है क्रिस्टीन का और कैप्टन एडम ब्रांट का। और उसके बाद इनकी जो है ना वो सारी स्टोरी शुरू होती है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो एंड इसका जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हॉन्टेड हाउस ही रह जाता है क्योंकि उसमें लेविनिया के लिए रह गई है, ठीक है। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम करेंगे अगला राइटर। और इसका भी थोड़ा सा अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम देख लेंगे। वैसे आप इसकी समरी पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5 to 6 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।